चलेगा। वी आर स्टार्टिंग। ओके, चलिए। तो वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग? वेब डिज़ाइनिंग का यूज़ हम करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। वैसे तो देयर आर मैनी मोर टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करके आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एक वेब पेज को आप तैयार कर सकते हो। लेकिन उसमें सबसे पहले जो हमें चाहिए वो हमें HTML की रिक्वायरमेंट होती है। HTML आपका पहला लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, वेब को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट बेसिकली इज़ अ टेक्स्ट जिससे हम जो वेब पेज पे जितना भी हमें टेक्स्ट दिखता है उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। एंड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है, मार्कअप बेसिकली जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो हम टैग लिखते हैं उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। की वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है ये। इसके बिना आप वेब पेज को तैयार नहीं कर सकते हो। HTML इज़ द बेसिक लैंग्वेज। और HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बताता है कि आपका कौन सा डेटा आप कैसे लिखेंगे। HTML कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ द एलिमेंट। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब HTML एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली जिसमें हम, जैसे आपको हाइपरलिंक्स देने हैं, आपको इमेज लगाना है अपने वेब पेज के अंदर, आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपको डेटा लिखना है, तो वो जो भी डेटा और पैराग्राफ्स वगैरह लिखा जाता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, जिस टैग के अंदर लिखा जाता है। तो आप उसको टैग या एलिमेंट कह सकते हैं, जिसमें हमारा कंटेंट जो है ब्राउज़र पर शो होता है। HTML element label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link, etc. तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट अलग अलग हमारे पीस में होता है, मतलब डिफरेंट होता है। जैसे हेडिंग्स के लिए अलग एलिमेंट होगा, पैराग्राफ्स के लिए अलग एलिमेंट होगा, एंड लिंक्स के लिए अलग एलिमेंट यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है क्योंकि टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। अ टेक्स्ट हैज अ लिंक विद इन इज अ हाइपर टेक्स्ट। Whenever you click on a link which bring you to a new web page, you have clicked on a hypertext. Hypertext is a way to link two or more pages with each other. यानी कि जब भी आप वेब पेज पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट के अंदर हमारा क्या होता है कि डेटा आप एक पेज पे क्लिक करते हैं, देन वो दूसरे पे जाता है, दूसरे पेजेस पे जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बेसिकली हाइपर लिंक बोला जाता है। तो हाइपर लिंक कहेंगे या वो हाइपर टेक्स्ट की कैटेगरी में आता है, जिसके थ्रू से हम पेजेस को आपस में लिंक कराते हैं। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का क्या लेआउट होगा, क्या फॉर्मेटिंग होगी, वो फॉर्मेटिंग जो भी होती है, जिस हिसाब से होती है, उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज में सारी चीज़ें पहले से सेट होता है कि डेटा हमें कैसे दिखेगा, फॉर्मेटिंग उसकी क्या होगी। मार्कअप लैंग्वेज मेक द टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक। It can turn text into image, label, table, links, etc. तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसको इमेज में कन्वर्ट करना है, मतलब इमेज आपको अप्लाई करना है, टेबल अप्लाई करना है, लिंक्स अप्लाई करना है, तो हम मार्कअप का यूज़ करके ही कर सकते हैं। अब चलिए HTML के सिंपल एक डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं कि HTML हमारा होता क्या है या वेब पेज तैयार कैसे होता है। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल आपको बताती हूँ, मतलब डायरेक्टली मैं आपको करके बताती हूँ। जब भी आप HTML की कोडिंग आपको करना है तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबलाइन यूज़ कर रही हूँ। आप नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी होता है वेब पेज बनाने के लिए। तो जो भी एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर, आप उसमें एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ सबलाइन है, सबलाइन टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं। इसको आप नेट से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है सबलाइन को तो आप यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड सबलाइन। सबलाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट 3 है, आप कोई भी एडिटर आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ से इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो www.sublimetext.com, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सबलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये अलग अलग इसकी आ रहा है, आप विंडोज़ के अकॉर्डिंग करना है, लाइनक्स के अकॉर्डिंग करना है।
तो सबलाइम आप डाउनलोड करके देन आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सबलाइम का यूज़ करते हैं। अब सबलाइम में जब भी आप कोई पेज लेंगे, जैसे न्यू पेज लेंगे, अब हमें इसको वेब पेज बनाना है, यानी कि हम वेब पेज तैयार करते हैं, तो आप इसको पहले सेव कर लीजिए। आप सेव करेंगे, आप अपना कोई फोल्डर बना लीजिए जिस फोल्डर के अंदर आप सारी फाइलों को सेव करेंगे। जब भी हम कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर का मतलब है आप सारी फाइलों को किसी एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे, मतलब एक लोकेशन पे आपकी सारी फाइल्स होनी चाहिए। आप अलग अलग जगह पे अपनी फाइल्स को नहीं रखेंगे। तो उससे क्या होता है, सेम लोकेशन पे जब हम फाइल स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ हाइपरलिंक करने के लिए बहुत इजी हो जाता है हाइपरलिंक्स करना। और जितने भी इमेजेस होती है, इमेजेस को भी हम एक फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। वर्कशॉप नाम से, और इसके अंदर ही हम फाइल सेव करते हैं। तो first.html, तो जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नाम देंगे और उसके साथ .html आप यूज़ करेंगे। ओके, और इसमें जो भी हम सबलाइम, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें सारा कोड आपको खुद लिखना नहीं पड़ता, आधा कोड ये अपने आप आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कोडिंग लिखने का जो टाइम और एफर्ट है वो बच जाता है, इसलिए हम सबलाइम एडिटर यूज़ करते हैं। तो आप पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे HTML, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, या फिर जैसे ही ये ऑप्शन आता है और इसी पे ही आप एंटर प्रेस कर दीजिए, तो एंटर करते ही यहाँ पे सबलाइम के अंदर जो HTML का बेसिक कोड है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपको ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबलाइम का जो सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है, सॉरी HTML का जो सिंपल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आपका सबसे पहले HTML एलिमेंट आएगा। इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, टैग भी कहते हैं। HTML स्टार्ट है, HTML क्लोज है। देन उसके बाद हेड स्टार्ट होता है, हेड स्टार्ट एंड हेड क्लोज। और उसके अंदर फिर आपका टाइटल स्टार्ट होता है, टाइटल एलिमेंट एंड टाइटल क्लोज। क्लोज के अंदर क्या होता है कि आपका ये स्लैश यूज होता है। स्लैश जहाँ लग गया वो क्लोजिंग टैग है या क्लोजिंग एलिमेंट है। और ओपन एलिमेंट सिंपल आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू देंगे, जो भी आपका टैग का नाम होगा। देन बॉडी। अब यहाँ पे HTML का रूल होता है कि जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। जो फर्स्ट टैग स्टार्ट होगा वो लास्ट में क्लोज होगा, जो लास्ट में टैग स्टार्ट होगा वो फर्स्ट क्लोज होगा। तो यहाँ पे HTML के अंदर ये हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल सेक्शन देते हैं। टाइटल क्या होता है कि ये वेब पेज का टाइटल देने के लिए होता है कि वेब पेज का टाइटल क्या शो होगा, जो आप यहाँ देंगे वो शो होगा। फिर देन आता है आपका बॉडी। ये जो बॉडी सेक्शन होता है इसी के अंदर आप वेब पेज के अंदर आप क्या शो करना चाहते हैं, पेज के अंदर जो भी डेटा शो करना चाहते हैं वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर देते हैं। ठीक है, आपने अभी सिंपल एक हमने सिर्फ परफॉर्मा तैयार किया है HTML का। अब इसका आउटपुट देखने के लिए आप क्या करेंगे, ओपन इन अ ब्राउज़र, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक आपका एक मेन जो परफॉर्मा है वही तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देने के लिए, यानी कि जब आप यहाँ कोड करते हैं तो साथ के साथ उसका आउटपुट जो है हमारे वेब पेज पे शो कर देता है। अब सबलाइम है तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप ओपन इन अ ब्राउज़र से आप आउटपुट वाली फाइल ओपन कर सकते हैं, यानी कि ब्राउज़र फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहाँ से जाएंगे, जिस लोकेशन पे आपने अपना फोल्डर सेव किया है। जैसे अगर हम कहें तो ये वेब डिज़ाइनिंग, हम कहाँ सेव करें इसको, टेन टू 12 STML।
हमने यहाँ सेव करा, हम यहाँ से हटा के इसको, तो वेब डिज़ाइनिंग वर्कशॉप में यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे ये फाइल बन जाएगी आपकी। आप यहाँ पे सबलाइन में जो भी, मतलब नोटपैड में जो भी आप फाइल सेव करेंगे, उसकी जो फाइल है वो आपकी ऐसे बन जाती है वेब पेज में। तो आप इसको किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। अगर आप क्रोम पे ओपन करना चाहते हैं तो आपका ये क्रोम पे ये फाइल ओपन होगी। तो आप कहीं पे भी, किसी भी ब्राउज़र पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब मैं टाइटल का यूज़ बता दूँ। टाइटल का यूज़ क्या है? टाइटल वेब पेज का टाइटल देने के लिए है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल में कुछ भी, जैसे मैं एग्जांपल नंबर ले लेती हूँ, तो आप इसको सेव करेंगे, जितनी बार आप इसके अंदर कुछ एडिट करते हैं उतनी बार आप सेव करते हैं। बट ये सेव नहीं ले रहा क्योंकि हमने फोल्डर का पाथ अलग कर दिया। तो इसको यहाँ से राइट क्लिक, ओपन विद सबलाइन। तो यहाँ पे जो टाइटल है, इस टाइटल में जैसे आप जो भी वैल्यू लिखते हैं और फिर जब आप राइट क्लिक करके ओपन इन अ ब्राउज़र करेंगे, तो देखिए ब्राउज़र पे यहाँ वेब पेज का जो टाइटल है, ये देखिए ये टाइटल चेंज हो जाता है। तो टाइटल बेसिकली इसी नाम को देने के लिए होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पेज, और यहाँ पर जाके आपको हर बार क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप एडिट करते हैं उसको सेव करेंगे और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे देखिए नाम चेंज हो गया। अब बॉडी के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट हमारा पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है। जैसे मुझे एक हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए हम यहाँ पे H1 यूज़ करते हैं। H1 क्या है? हेडिंग 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा ओके, हमने हेडिंग की, सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पर जाके आप रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश की शॉर्टकट F5 है, आप F5 प्रेस भी कर सकते हैं, उससे भी आपका पेज जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हेडिंग हमने वहाँ पे दिया, उसके बाद ये हेडिंग आ है यहाँ पर। इसी तरह से अगर आपको पैराग्राफ देना है तो आप P टैग का यूज़ करेंगे या P एलिमेंट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। देन लास्ट में ये पैराग्राफ टैग क्लोज होगा, तो क्लोज होगा और यहाँ पे आपका वो पैराग्राफ आ गया। इसी तरह से पेजेस पे आप जितनी मर्जी हेडिंग्स, पैराग्राफ आप बना सकते हैं। मैं सेम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, हमने 3 बार कॉपी पेस्ट कर लिया, तो 3 बार हमारा सेम डेटा यहाँ पे पेज पे शो हुआ। तो ये जो पेज है, इस पेज पे जो भी हमें डेटा शो करना पड़ेगा उसको हमें बॉडी टैग के अंदर लिखना है। ओके, इतना सबको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है इसमें? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। पेज स्ट्रक्चर हमने कर लिया। अब इसके अंदर क्या होता है? टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब टैग का मतलब क्या है? टैग इज अ एलिमेंट। HTML tag surrounds the content and apply the meaning to it and write between the brackets. इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको हम टैग्स बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स इन एन HTML प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर हमें उस टैग में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं अबाउट द एलिमेंट एंड इट इज़ अप्लाइड विद इन द स्टार्ट टैग। और हमेशा जो एट्रीब्यूट्स दिया जाता है वो हमेशा स्टार्टिंग टैग में ही दिया जाता है। एन HTML एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड, नेम एंड वैल्यू, यानी कि आप 2 चीज़ देंगे, नेम और वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं एट्रीब्यूट का। जैसे मान लीजिए ये आपका हेडिंग है। अब हेडिंग में मुझे अलाइनमेंट देना है। आउटपुट में जो इसका अलाइन दे रखा है वो लेफ़्ट है, मुझे इसको राइट में कन्वर्ट करना है। तो राइट में हम कैसे देंगे? तो उसके लिए आप यहाँ स्टार्टिंग टैग में आप देंगे अलाइन। अलाइन इज़ एन एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम अलाइन दे देते हैं राइट।
इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करते हो तो ये राइट साइड चला जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज टैग और ये उसका अलाइन, ये उसका एट्रीब्यूट है जो हम इस पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई कर रहे हैं पूरी हेडिंग पे। ये टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ टैग, कितने टाइप के टैग होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग एंड सेकेंड इज एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग, इफ़ यू हैव यूज द ओपन टैग एंड देन मस्ट बी यूज द क्लोज टैग, यानी कि वो वाले टैग जो ओपन एंड क्लोज दोनों होते हैं उनको हम कंटेनर टैग कहते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल में जो भी देखा है, HTML बॉडी, टाइटल, हेडिंग, ये सारा हमारा क्या हो रहा है, ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। H1P पैराग्राफ टैग, ये सारे कंटेनर हैं। एम्प्टी टैग होता है सम HTML टैग्स आर नॉट क्लोज, कुछ टैग्स होते हैं जो ओपन ही होते हैं बट क्लोज नहीं होते। एग्जाम्पल अगर हम कहें, जो एम्प्टी टैग होता है उसमें एक होता है BR और फिर होता है HR होता है और एक BR होता है। ये हमारा किस लिए यूज़ होगा ये मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए इस हेडिंग के बाद आपको एक लाइन शो करनी है, जो हमारा आउटपुट है, मुझे इसके बाद एक लाइन देनी है, तो हम वो लाइन कैसे देंगे, HR सिंपल, आप उसके बाद HR टैग लगाएंगे। मतलब आउटपुट आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पे भी वैसा ही कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लाइन शो हो गई। अब इस HR के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स इसका होता है कलर, कलर कलर आपको देना है फॉर एग्जांपल ब्राउन, तो यहाँ पे सेव करिए और रिफ्रेश, तो देखिए कलर चेंज हो गया। इसी में ही एक और एट्रीब्यूट होता है इसका साइज़, साइज़ मैंने दे दिया 4, रिफ्रेश करिए तो देखिए थिकनेस इसकी बढ़ गई। और इसके बाद इसकी आती है विड्थ, विड्थ आपको कितना देना है, आप जो फिर विड्थ देंगे वो पिक्सल्स में दे सकते हैं, जैसे 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल में आया। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर से शुरू होता है ये, अगर आप इसकी अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो अलाइन दे सकते हैं, राइट, तो देखिए राइट साइड चला गया, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कहाँ देना है HR, और आप ये पूरा HR अगर हर एक हेडिंग के बाद देना चाहते हैं तो इसको पूरा कॉपी करिए, नेक्स्ट हेडिंग, उसके बाद पेस्ट, और इसमें हम विड्थ नहीं देते हैं, ठीक है। और ये जो हेडिंग है थर्ड हेडिंग, इसमें भी हम दे देते हैं और इस पर विड्थ अप्लाई कर देते हैं। तो सब पे हमने दे दिया और रिफ्रेश करेंगे तो सभी लाइन के बाद ये आपका आ गया, ठीक है। थर्ड से भी विड्थ हटा दीजिए या लाइन भी हटा दीजिए। तो जैसा आपको स्टाइल अप्लाई करना है वैसे ही इसमें स्टाइल क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो ऐसे आप डिज़ाइन करेंगे वन बाय वन। तो ये HR होता है। अब BR बता देती हूँ, BR क्या होता है, BR बेसिकली ब्रेक रो। HR हमने सिर्फ स्टार्ट करा, इसको क्लोज नहीं करा, तो ये होता है हॉरिजेंटल रो। और जो BR होता है, BR क्या होता है, ब्रेक रो करने के लिए, यानी कि अगर आप यहाँ पैराग्राफ में बीच में अगर एंटर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बीच में इस लाइन से ब्रेक करना चाहूँ तो यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये लाइन आपने कहाँ लिखी, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा और मैं यहाँ पे सिर्फ BR कर देती हूँ, ओनली टैग के थ्रू से BR, और BR करके जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए हमारा जो लाइन है वो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो पैराग्राफ 2 लाइन में ऐड हो गया। क्योंकि HTML के अंदर अगर आप चाहे यहाँ पे 2 बार एंटर कर दें, ठीक है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्पेस को वो एक ही स्पेस देता है, चाहे आप एंटर कर दीजिए चाहे कितनी बार स्पेस दे दीजिए। तो मल्टी स्पेस देने हैं तो उसके लिए टैग यूज होता है BR। तो अब इसने एक और एंटर प्रेस कर दिया, तो BR भी हमारा क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है।
नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्यू, इमेज और एंकर टैग की। अब मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू बेसिकली, अगर हमें, आपने वेबसाइट में देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल होती हुई आती है, जैसे कोई मेजर इन्फॉर्मेशन होती है वो स्क्रॉल हो रही है, अगर हमें टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है, मार्क्यू इज अ स्क्रोलिंग piece of the text display either horizontally across or the vertically down your web page depending on the setting. This is created by using the HTML tag. तो हम HTML का यूज़ करके हम जो टेक्स्ट है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल कैसे करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जिसके अंदर हम वेब पेज को, हम हमारी जो इमेज है, इमेज को हम स्क्रॉल करते हैं। तो मार्क्यू टैग के अंदर क्या होता है? आपने मार्क्यू यूज़ करा, ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क्यू क्लोज करा, और मार्क्यू के अंदर आप जो भी देते हैं वो क्या करता है, वो स्क्रॉल होने लग जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या हो रहा है? ये इमेज स्क्रॉल हो रही है। अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कैसे स्क्रॉल करेंगे? जैसे इसके ऊपर मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम लिखेंगे मार्क्यू एंड मार्क्यू क्लोज, और इसके अंदर आप कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर दो। जैसे मुझे देना है फॉर एग्जाम्पल दिस। तो आपने यहाँ मार्क्यू के अंदर ये टैग लिखा और इसमें, तो देखो ये ऊपर ये स्क्रॉल होते हुए आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि इमेज के साथ ही स्क्रॉल होके आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी स्पीड सेम है। अब ये जब एक बार स्क्रॉल हो जाएगा फिर स्पीड इसकी अलग हो जाएगी। ये देखिए, अब वो पहले आ गया क्योंकि वो एक बार चला गया तो वो आ जाएगा, फिर इमेज इसके बाद आएगी। जब इमेज कंप्लीट आ जाएगी तो फिर वो वहाँ से आना शुरू होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को आपको मान लीजिए हेडिंग में देना है, तो ये हेडिंग में शो करेगा, ठीक है। इसमें आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। मार्क्यू के अंदर और भी हमारे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल अमाउंट यूज़ होता है। तो स्क्रॉल अमाउंट में आप जितना इसका अमाउंट दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 80, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड में ये जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से अमाउंट बढ़ा सकते हैं इसकी 40, ऐसे शो होगा। इसको अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डायरेक्शन, और डायरेक्शन में आप देना चाहते हैं कि मुझे राइट साइड में चाहिए, तब देखिए राइट साइड को जा रहा है। इसी तरह डायरेक्शन में लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप अप कर दीजिए तो अप में ये आ रहा है। अब ये बहुत छोटे से एरिया में डिस्प्ले कर रहा है। इसकी आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। हाइट मान लीजिए 500 पिक्सल कर दिया हमने, तो अब देखिए हाइट बढ़ गई, ये 500 पिक्सल में इसका एरिया गया। इसमें आप बैकग्राउंड कलर शो कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के लिए आपका आता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए आपको येलो देना है, तो हम बैकग्राउंड लिखेंगे और बीजी कलर, तो
बैकग्राउंड कलर हो गया जो येलो कलर में दिखा दिया। आप इसको डायरेक्शन स्क्रॉल अमाउंट हो गया, डायरेक्शन है, हाइट है, बीजी कलर हो गया। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने इमेज की मार्क्यू लगाई है, आप इमेज की मार्क्यू हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इमेज लगाना बताती हूँ कि इमेज हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इमेज अप्लाई करने के लिए हमारा क्या होता है, HTML img tag is used to display the image on the web page. HTML img tag is an empty tag that is contain attributes only. Closing tags are not used in the HTML image element. तो इमेज के लिए हमें कोई क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या सिंटैक्स होता है, आप लिखेंगे img और उसके बाद लिखेंगे src। src का मतलब होता है सोर्स। बस आपको यही दो चीज़ लिखनी है, img एंड src। और SRC के अंदर आपको यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे आपको देना है किसी भी इमेज का पाथ। अब इमेज का पाथ हम कैसे देंगे, कोई भी इमेज अगर आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए कोई ये इमेज है, अगर इस इमेज को अगर मुझे अप्लाई करना है, ये इमेज अलग अलग इमेज है हमारे पास, तो इस इमेज को अगर हमें दिखाना है ऐसा कुछ, तो हम वो इमेज हम कैसे दिखा सकते हैं। तो इस इमेज का हमें पाथ चाहिए। तो जब भी हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, तो जिस भी इमेज को आपको देना है उस इमेज का ना एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वर्कशॉप नाम का यहाँ पे हम पेजेस बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर ही आप क्या करिए, एक न्यू फोल्डर बनाइए और न्यू फोल्डर बना के हम यहाँ पे दे देते हैं इमेजेस, या फोल्डर का नाम दे दीजिए जिसके अंदर सारी इमेजेस होंगी। तो हम इमेज देने के लिए हम यहाँ पिक्चर से उठा लेते हैं। मान लीजिए मैं ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ, तो इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपना जो इमेजेस नाम का फोल्डर था वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको r.png है ना, पहले हम जो ये वाली फाइल हमने बना रखी है इसको मैं वहाँ सेव कर लेती हूँ, सेव एज वर्कशॉप, इसके अंदर markyu.html। तो यहाँ पे अब हमें क्या देना है, क्योंकि आपकी लोकेशन ये है तो इसी में ही इमेजेस और इमेजेस के अंदर पिक्चर, तो हमें ये पूरा पाथ देना पड़ेगा। पाथ हम कैसे लिखेंगे, इमेजेस एस लगा रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्लैश देंगे और स्लैश लगाने के बाद आपको इस पिक्चर का नाम देना है r.png, ठीक है। आप इसको सेव करिए और सेव करके इसका जो आउटपुट है ये देखिए, ये पूरी इमेज हमारे इसमें आ गई वेब पेज के अंदर। अब ये इमेज इतनी बड़ी आ रही है क्योंकि जो इस पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज़ है ये ओरिजिनल साइज़ शो करेगा। अब इस इमेज के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं, इसकी हाइट पर सेट कर सकते हैं। तो हाइट हम सेट कर देते हैं, ब्रेथ सेट कर देते हैं। तो हाइट हमने दे दिया 100 पिक्सल्स और ब्रेथ भी मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स। तो देखिए अब 100 पिक्सल में आ गया, 100 बाय 100 के पिक्सल में ये इमेज शो हो गई। तो इस तरह से आप इमेज को लगा सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज की मार्क्यू लगी है उसमें हमने मल्टीपल इमेज लगाई है और सभी इमेज का जो हाइट विड्थ है वो सेम रखा है। तो यहाँ पे इमेज हमने दी है, इमेज में हाइट इसकी 200 दे दी, विड्थ इसकी 250 दे दी। अगर आप नंबर देते हो तो तब भी बाय डिफॉल्ट वो पिक्सल में ही लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉर्डर कर दिया 2, बॉर्डर यानी कि पूरे इमेज का जो आएगा बॉर्डर आएगा। और यहाँ पे पूरी सोर्स फाइल ली। अब आप इस सोर्स फाइल को देखेंगे तो इस सोर्स फाइल के अंदर फाइल से हमारा पाथ आ रहा है। तो फाइल से पाथ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इमेज है वो हमने डायरेक्टली इस यहाँ से उठाई है। तो यहाँ से अगर हम इमेज कोई उठाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका पूरा पाथ लेना पड़ता है। तो पूरा पाथ लेने के लिए हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में ये पूरा पाथ है इसका, इस सी ड्राइव में यूज़र ESTC पिक्चर, और पिक्चर के अंदर ये आपका फाइल है, ठीक है। ये पाथ देंगे, इसके बाद फाइल का नाम देंगे .png, इस तरह से यूज़ होता है। या फिर डायरेक्टली आप इस इमेज को ओपन कर लीजिए किसी भी ब्राउज़र पे,
तो ये ब्राउज़र पे ओपन आया, तो ये आपका कंप्लीट पाथ आ गया। तो यही पाथ हमारा क्या है, इस फाइल के अंदर दे रखा है। बट कभी भी हमें, जब भी हम वेब पेज प्रोफेशनली डिज़ाइन करते हैं तो हम कभी ऐसा पाथ नहीं देते, हम हमेशा इस तरह का पाथ देते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि आपने जो फोल्डर बनाया है, जो अभी हमारी वर्कशॉप का फोल्डर है, ये इस वर्कशॉप के फोल्डर में आपने सारी फाइलें एक साथ रखी है, तो इमेजेस भी आपको इसी फोल्डर के अंदर रखनी पड़ेगी। तो हमारा कलेक्शन क्या होगा, जितने भी हमारे पेजेस हैं, जितने भी हमारे इमेजेस हैं, उनका कलेक्शन किसी एक जगह पे रहेगा। और बाद में जब आप इस फाइल को पूरी वेबसाइट को जब आप अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने में पूरा ये जो फोल्डर है, ये पूरा फोल्डर अपलोड होता है वर्कशॉप नाम का, जिसके अंदर इमेजेस और सारी फाइल, मतलब जितने भी आप रिसोर्सेज इसके अंदर दे रहे हो, वो सारे रिसोर्सेज अपलोड होते हैं। ओके, ये बात क्लियर है? तो इसलिए हमें ऐसे फोल्डर बना के तब हमें पाथ देना है। और या फिर अगर आपका लोकल आप वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें सिस्टम के अंदर ही आपको चलाना है, तो फिर हम सिस्टम की फाइल का कंप्लीट पाथ दे देते हैं जहाँ पे भी वो फाइल हो। तो ऐसे हमने इमेज इंसर्ट करी। इमेज इंसर्ट करने के बाद हम एंकर टैग का यूज़ कर रहे हैं। एंकर टैग क्या होता है? HTML एंकर, ये हाइपरलिंक देने के लिए यूज़ होता है, यानी कि दो पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। HTML anchor tag define a hyperlink that link one page to another page. It can create the hyperlinks to other page as well as file, location और any URL. यानी कि आप जो हाइपरलिंक देते हैं वो आप किसी फाइल का दे सकते हैं, किसी लोकेशन का दे सकते हैं और किसी इमेज का दे सकते हैं। कोई भी आप मतलब फाइल का पूरा लोकेशन देते हैं, जिसको हम URL कहते हैं। URL बेसिकली इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो हम एक लोकेशन बताते हैं कि हम जिस रिसोर्स का हाइपरलिंक दे रहे हैं वो रिसोर्स हमारी कहाँ पे रखी है। द href एट्रीब्यूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग। तो HTML का ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है विच लिंक्स द डेस्टिनेशन पेज और URL, जिससे हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम, सर्विस, कॉन्टैक्टर्स, अबाउट अस, इस तरह के मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेजेस को आपस में हम कनेक्ट कैसे करते हैं? हाइपरलिंक के थ्रू से। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको। एक मैं आपको हाइपरलिंक का एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ हाइपरलिंक्स दी। अब इसमें इमेज 1 पे क्लिक करते हैं तो एक इमेज ओपन हो रही है, सेकेंड इमेज पे क्लिक करते हैं तो दूसरी इमेज ओपन हो रही है, थर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं तो थर्ड इमेज ओपन हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? लिंक हो रहा है कि हमारी अलग अलग इमेज ओपन हो रही है। यहाँ पे पेज 1 पे करते हैं तो ये पेज 1, यानी कि इसमें कोई फाइल का पाथ देना है। अभी फ़िलहाल नॉट फाउंड दिखा रहा है, अभी हम इसका लिंक चेंज कर देंगे फाइल का। ये तो मतलब ये हाइपरलिंक हो रहा है बट इसमें हमें पाथ चेंज करना है। तो अभी तो देखिए, हाइपरलिंक जो हम देते हैं, हाइपरलिंक हम कैसे देंगे? हाइपरलिंक देने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है ए टैग लगाना है, और ए टैग लगाने के बाद आपको href लिखना है। href का फुल फॉर्म होता है h रेफरेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, और इक्वल्स टू में यहाँ पर आप देंगे पूरा पाथ, जिस फाइल का, जिस पिक्चर का आपको यहाँ पे पाथ देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये ब्रैकेट बंद होगा और उसके बाद हमें एक नेम देना है जो नेम डिस्प्ले करेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक आपका डिस्प्ले करता है। देन आपको ए टैग क्लोज करना है और उसके बाद हम br टैग लगा रहे हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे br टैग यूज़ करा है और ए एंकर टैग को हमने क्लोज करा। अब यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ दिया हुआ है। अब ये
इमेज मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ से कुछ इमेज ले लेते हैं और इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करके अपने इमेजेस वाले फोल्डर में लेते जाते हैं। तो अब यहाँ पर class.png, अब यही हम नाम यहाँ पे बदल देते हैं। images slash class.png, सेकंड क्या है g.png, gk.png, c.png। ओके, तो अब जस्ट इमेज को चेंज करा है। अगर आप किसी फाइल को चेंज करना चाहते हैं, जैसे फाइल का नाम देना चाहते हैं, तो हम फाइल के साथ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं हाइपरलिंक्स। देखिए अपना फाइल का हाइपरलिंक्स, जैसे अब ये ए रेफरेंस करा, इन्वर्टेड कॉमा पाथ आएगा, यहाँ नाम आएगा, यहाँ एंकर टैग क्लोज होगा। अब यहाँ पर एक है टारगेट, टारगेट भी अभी मैं बताऊँगी क्या होगा, पहले फाइल का नाम देते हैं। तो आपका जो एक करंट फोल्डर है, इस करंट फोल्डर में ये है first.html, इमेज marquee.html, तो हम इन दोनों का हाइपरलिंक दे देते हैं। इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। डायरेक्टली क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेम लोकेशन पे है, जहाँ पे हमारे लिंक्स है वहीं पर ये फाइल है, तो हमें कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे दो ही पेज बने हैं। सेव करिए और इसको हम ओपन करते हैं। तो अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये इमेज ओपन हो गई। अब देखिए जो हमने टारगेट दिया हुआ है, उस टारगेट से हमारा क्या हो रहा है, सेकेंड फाइल ओपन हो रही है g.png, jpg, हाँ jpg, सेकेंड भी ओपन हो गई, यहाँ से थर्ड, और ये हमारी फोर्थ भी नहीं है, फोर्थ का नाम हमने दिया है सी jpg, हाँ c.jpg। पेज देखते हैं, यस पेज ओपन हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज वो भी ओपन हो गया। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे हमने टारगेट बनाया, अब सी में देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ नाम का या कुछ और डिफरेंस हो।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट, गुड गुड, यस यस यस, गुड गुड गुड, इमेजेस स्लैश, यस। तो हमने कंप्लीट पाथ नहीं दिया था तो इसलिए इसने नहीं दिया, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये ओपन हो गई। ठीक है, तो हमारा पाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे अभी आपने देख ही लिया। तो हमारा पाथ कंप्लीट होगा तो हमारी फाइल्स ओपन होंगी। तो अब ये टास्क, नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला फाइल अगर मुझे देना है, और जो मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे गूगल क्रोम से जब आप ओपन करते हैं तो ये पूरा पाथ लेता है, यानी कि सिस्टम का पूरा पाथ, कि ये सी ड्राइव में यूज़र ESTC डेस्कटॉप इस फोल्डर के अंदर है। लेकिन हमारे जो करंट फाइल है वो इमेजेस के साथ है, तो हम सिर्फ उसी का लोकेशन देंगे, इसलिए। तो आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ओपन करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी दे सकते हैं जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें सिर्फ इसी लोकेशन से मतलब है। हमें सी ड्राइव या डेस्कटॉप पे कहाँ पर है, हमें बाकी लोकेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी फाइल यहाँ से यहीं से उठा लेगा, इसलिए। हाँ जी, तो टारगेट का मतलब क्या होता है कि टारगेट इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप इमेज ओपन करते हैं तो वो अलग टैब में ओपन करता है, ठीक है। तो जो ये अलग टैब में ओपन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको एक टारगेट दे दिया कि वो ओपन कहाँ पे होगा। तो टारगेट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश ब्लैंक कर सकते हैं। ब्लैंक में क्या होता है, एक ब्लैंक में ओपन होगा, यहाँ पे एक और होता है सेल्फ, और एक ब्लैंक और सेल्फ होता है। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने फर्स्ट करा ब्लैंक, फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये अलग में ओपन होता है, आप ब्लैंक दे दीजिए या कोई नाम दे दीजिए, ये अलग ओपन होगा। लेकिन जहाँ मैंने इमेज 2 को सेल्फ दिया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए उसी फाइल पे ये आगे ओपन हो गया, जैसे हाइपरलिंक्स ओपन होते हैं सेम विंडो पे, यानी कि अलग आपका टैब ओपन नहीं होता, उसी जगह पे। अब आप बैक करेंगे तो यहाँ पे जाएगा। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेम ओपन होता है। और अगर आप कोई भी टारगेट नहीं देते हैं तो तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, सेल्फ लेता है। तो आप इसको देखिए, सेल्फ या पेरेंट लेगा। और जैसे थर्ड है, थर्ड में मैंने कोई टारगेट नहीं दिया, क्लिक करेंगे तो उसी लोकेशन पे ओपन हुआ। अब आप बैक करेंगे तो वन का। तो ये हाइपरलिंक आपको ओपन कहाँ कराना है, ये उसका तरीका है कि आप किधर ओपन कराना चाहते हैं। जैसे मैंने पेजेस में से भी हटा दिया, तो पेजेस में हटा के अब आप ये करंट पेज है, इस पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो पेज आप ओपन हो गया, और इस पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हुआ। बैक करके फिर आप उस फाइल पे जाएंगे। तो ऐसे हम हाइपरलिंक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम मल्टीपल पेजेस को और जोड़ेंगे। अभी मैं जो आपको लास्ट में वेबसाइट दिखाऊंगी उसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस को कैसे जोड़ेंगे, मैं वो भी बताऊंगी आपको। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है, लिस्ट से पहले हम टेबल की बात करते हैं। HTML टेबल, HTML टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। अगर आपको टेबल की फॉर्म में डेटा को शो करना है तो हम टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है, देखिए जैसे ये टेबल आपकी बनी है, लेकिन इस टेबल पे जो हमने कोडिंग करी है वो CSS की कोडिंग करी है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए जो हम टेबल बनाते हैं, इस टेबल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग।
बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, आप टेबल टैग लिखेंगे। आई थिंक किसी का ना स्पीकर ऑन है जिसकी वजह से मुझे, हाँ जी। तो हमारा टेबल टैग क्या होता है कि जो टेबल टैग है, किसी का आई थिंक स्पीकर ऑन है, मुझे मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए, ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, हम टी आर यूज़ करते हैं। टी आर का मतलब क्या होता है, टेबल रो। पहले एक टेबल टैग बनता है और टेबल को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, लास्ट में। और उसके अंदर आपको जितने भी रो देने हैं उतने रो का हम टी आर यूज़ करते हैं। टी आर स्टार्ट एंड क्लोज, टी आर स्टार्ट एंड टी आर क्लोज, टी आर स्टार्ट और टी आर क्लोज, ये हुआ, ठीक है। तो टी आर हमने जितने भी रो बनानी है उतने हमने टी आर स्टार्ट एंड टी आर क्लोज करेंगे। और उसके अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, कॉलम्स को हम क्या करेंगे, हम टी एच में लिखते हैं। टी एच बेसिकली इज अ टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग यानी कि जो टेबल का फर्स्ट रो होगा, जो हेडिंग्स आप बनाओगे उसको तो टी एच टैग में लिखेंगे। और जिसमें आपको डेटा देना है तो वो डेटा हम टी डी में लिखते हैं। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, हाँ, रूटीन आपका ऑन है, मुझे रिपीट हो रही है इसलिए। यस, तो यहाँ पे टी आर के जो टी डी है, टी डी के अंदर हम डेटा देते हैं, तो इसलिए इसका जो आउटपुट हो रहा है वो आउटपुट हमारा ऐसे शो हो रहा है। अब इसमें जो हमने कलर्स दिए हैं वो कलर कैसे दिए हैं, कलर बेसिकली इसमें CSS का यूज़ किया है। तो मैं सिर्फ अभी आपको टेबल बनाना ही बताऊंगी कि टेबल कैसे हम बना रहे हैं। और इसमें कलर देना जब CSS स्टार्ट होगा अभी कुछ देर में, तो फिर मैं CSS से बताऊंगी। तो टेबल बनाने के लिए आपको बस टेबल का यूज़ करना है। उसके अंदर ये जो कैप्शन यूज़ होता है, कैप्शन का मतलब होता है टेबल की हेडिंग। अगर आपको टेबल की कुछ हेडिंग देनी है तो वो हम इसमें कैप्शन का यूज़ करके करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, आप इसको स्टूडेंट डिटेल ना करके मैं इसको इंफॉर्मेशन कर दूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन यूज़ कर दूँ और उसको जाके यहाँ पे आप रिफ्रेश करो तो देखो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गया। तो टेबल के साथ जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो हेडिंग, तो उसको हम कैप्शन टैग में कर देते हैं। अब इसमें आता है टी आर यानी कि टेबल रो, नेम है, कॉन्टैक्ट है, कोर्स है, मार्क्स है। ये सेंटर में, मतलब जहाँ आपका टेबल रहेगा उसके साथ ही रहेगी, हाँ, सेंटर में, टेबल के सेंटर में रहेगी। अगर आप इसको अलग से देना चाहते हैं कि टेबल की एक अलग से हेडिंग आ जाए, तो आप टेबल के ऊपर H1 टैग लगा के भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे टेबल हेडिंग। तो ये हेडिंग मतलब टेबल के साथ नहीं रहेगी लेकिन टेबल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लेफ़्ट, राइट या सेंटर। बट अब ये जो इसको लेफ़्ट राइट सेंटर करेंगे तो पेज के लेफ़्ट राइट और सेंटर में जाएगा, टेबल के लेफ़्ट राइट सेंटर में ही जाएगा। तो वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा कि टेबल के ऊपर हमें जहाँ पे भी हमें टेबल देनी है उसके साथ हम हेडिंग देंगे, ठीक है। अब इसमें टी एच क्या है, ये टी एच यानी कि टेबल की ना हेडिंग, एक टी एच होता है, यहाँ पे टी बॉडी यूज़ होता है, ये अलग टैग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप इसमें आउटपुट में देख रहे हो कि हेडिंग का हमने अलग कलर दे रखा है, बॉटम लाइन का अलग कलर दे रखा है और ये अलग कलर दे रखा है। तो ये हमने सेक्शन बनाए हुए हैं इस टेबल का, इसको हम टी हेड कहते हैं, ये टी फुट होता है और ये जो ग्रीन कलर में जितना है ये टी बॉडी होता है। तो जिसको मुझे अलग में देना है उसको तो हमने टी हेड में रख दिया और ये टी बॉडी स्टार्ट करा और बाकी सारा डेटा जो है देखो टी बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ और टी फुट जो है वो यहाँ क्लोज हुआ। लास्ट की रो को मैंने टी फुट के अंदर रखा है। अब यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है वो हमारा CSS से चेंज हो रहा है, जो कि ये है CSS। अभी मैं CSS आपको अभी अभी नहीं बता रही, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। जिसमें जो भी कलर स्टाइल इसमें यूज़ हुआ है वो CSS से यूज़ हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। तो टेबल बनाने के लिए हो गया। टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे टेबल की हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हो यहाँ पे डाल के, इसके एट्रीब्यूट का यूज़ करके। अगर आपको हाइट विड्थ सेट करनी है, आप
इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हुआ टेबल। टेबल के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं HTML लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है, जैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है किसी स्टूडेंट की लिस्ट अगर प्रोवाइड करनी है तो लिस्ट हम कैसे इसमें बनाएंगे। तो HTML लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑल लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट। डिफरेंट लिस्ट होते हैं, इसमें अलग अलग लिस्ट टाइप होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट या जिसको हम नंबर लिस्ट कहते हैं। दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट लिस्ट कहते हैं। थर्ड डिस्क्राइब लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट बोला जाता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है इसमें आप नंबर्स के थ्रू से आप लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस लिस्ट को बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लिस्ट का एग्जांपल बता रहे हैं कि लिस्ट हमारी कैसे बनती है। इसको पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने कुछ इस तरह से लिस्ट बनाई है जिसमें हम 1 2 3 ये हमने 3 नंबर दिए। ये बेसिकली ये जो लिस्ट एग्जांपल है ये नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो हम लिस्ट बनाते हैं। तो नॉर्मल लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, आपने बॉडी लिखा, अब बॉडी के अंदर मैं एक नॉर्मल लिस्ट बना के दिखा रही हूँ, फिर उसके नीचे ये जितने लिस्ट है उसका एग्जांपल दिखाते हैं। तो आप पहले हेडिंग ले लीजिए, इसमें OL जब भी आपको लिस्ट बनानी है तो एक OL होता है। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर पे जिसमें हम नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे आपको LI लिखना है। LI लिस्ट के लिए जितनी आपको लिस्ट बनानी है उतने आपको LI देना है। और यहाँ पे मैं कुछ नेम दे देती हूँ। ठीक है, मैंने ये दिया। अब इसको जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो ये देखिए OL का एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने ये लिस्ट बना दी सिंपल। अब इसमें नंबरिंग जो डिफ़ॉल्ट आती है वो 1 2 3 4 आती है। आप इसके अंदर नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप। और टाइप में आप यहाँ पे जो भी आपको टाइप देना है उसका बस पहला अल्फ़ाबेट आप लिख दीजिए। जैसे मान लो स्मॉल ABC में देना है तो स्मॉल A। आप देखिए लिस्ट ABC में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आपको रोमन नंबर में देना है तो I, तो रोमन नंबर में आ गया। इसी तरह कैपिटल I कर देंगे, कैपिटल रोमन में आ जाएगा। और अगर आप इसमें स्टार्टिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 से हो रही है, मुझे 10 से करनी है या 11 से करनी है, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट में मैंने दे दिया यहाँ पे 11। जैसे 11 दिया तो ये 11 से स्टार्ट होता है। ये देखिए सेम इसी तरह से OL की जगह आपका UL आता है। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। UL एग्जाम्पल आता है तो UL के अंदर आपको UL कन्वर्ट करना है और इसके अंदर
जो आप देंगे, तो यूएल का एग्जांपल क्या हो रहा है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आते हैं, ठीक है, बुलेट्स का यूज़ हम कर रहे हैं। आप इसके अंदर अगर टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें टाइप दे दीजिए, और टाइप के अंदर हम देते हैं जैसे डिस्क, तो डिस्क देंगे तो सर्कल में आता है। फिर उसी तरह अगर आप स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर में आ गया, ये इसका। और एक और होता है सर्कल, तो सर्कल में ये शो करता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि इस तरह से आपका यहाँ पर किसी भी तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं, सर्कल में, स्क्वायर में या डिस्क में। और तीसरा जो एग्जांपल है इसमें जो यहाँ पे दे रखा है, ये नेस्टेड का दे रखा है। ये नेस्टेड लिस्ट है। अब ये नेस्टेड लिस्ट कैसे काम कर रही है, नेस्टेड के अंदर क्या है कि एक के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, आपकी मल्टीपल हेडिंग्स है। तो इसको हमने कैसे बनाया, पहले आपको OL स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला क्या है OL 1 2 3, आपको ये करना है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये UL है, उसके अंदर आपके बुलेट्स हैं। तो हम क्या करें, हमने OL लिया, OL का स्टार्टिंग पहला जो 1 है, ठीक है, फिर एक और LI जो सेकंड है, फिर एक और LI जो ये थर्ड है, ये 3 LI कर दिया। उसके अंदर हमारा UL है, तो इस LI के अंदर हमने UL दे दिया, तो UL में टाइप दे दिया सर्कल, और उसके अंदर 2 है LI, तो OL के अंदर आप UL दे रहे हैं, OL के अंदर UL दिया जा रहा है, ये रहा। अब यहाँ पे नेस्टेड का भी नेस्टेड है, सेकेंड वाले में देखो, इसके सेकेंड के अंदर ये वाला नेस्टेड हो रहा है, और इसके अंदर ये नेस्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे जितने नेस्टेड हैं उतने ही आपको UL देने हैं। तो इस LI का ये एक अलग UL है, और इसके अंदर एक और UL है, और यहाँ पे हमने लास्ट में 2 UL को क्लोज कर रखा है। तो जैसे जैसे आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको LI या UL आपको स्टार्ट एंड क्लोज करना पड़ेगा। और लास्ट के LI में ये लास्ट UL, और सबसे लास्ट में हमने OL को क्लोज कर रखा है। इसके बाद का जो है एग्जांपल डेफिनेशन, जो थर्ड वन था, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट अगर हम तैयार करते हैं तो बेसिकली ये किसी भी वर्ड का डेफिनेशन देने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं DL, और DL के अंदर DT, और DT के अंदर DD, ये होता है। तो DT क्या है, DL का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, और DD का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, और DD का होता है डेफिनेशन डेटा। तो टर्म जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर वेब डिज़ाइन, इसके बारे में कुछ डिफ़ाइन करना है, तो हम इसके बारे में कुछ भी डिफ़ाइन कर देते हैं। आप डेफिनेशन जितना दे सकते हैं, जितनी बड़ी दे सकते हो इसको देंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए ये डेफिनेशन लिस्ट हो गई। तो डेफिनेशन लिस्ट में जिस टर्म को आप डिफाइन कर रहे हो वो टर्म इधर आता है, और उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा इंडेंटेशन में आता है स्पेस के साथ। तो सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर दो आप। ये देखिए मल्टीपल डेफिनेशंस बन गई, आप ऐसे बना सकते हो। ये ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML फ्रेम सेट पे। फ्रेम सेट क्या होता है, फ्रेम सेट टैग इज यूज्ड टू कंटेन द ग्रुप ऑफ फ्रेम्स which can be controlled and styled as a unit. The frame set element also specifies the number of rows and columns in the frame set and how much space they will occupy in a frame. फ्रेम का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं और उस सेक्शन के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो हम फ्रेम सेट से करते हैं। फ्रेम सेट का एग्जांपल,
ये देखिए, ये होता है फ्रेम सेट का एग्जांपल। अब ये फ्रेम सेट क्या है कि आपने ये फ्रेम सेट बनाया। जब भी हम फ्रेम सेट बनाते हैं तो उसके अंदर HTML नहीं लिखा जाता, स्टैंडर्ड वो नहीं लिखा जाता, लेकिन फाइल जो है वो .html से ही सेव होती है। तो यहाँ पे हमने जब भी हम फ्रेम सेट बनाएंगे तो हम फ्रेम सेट लिखते हैं स्टार्ट, और फ्रेम सेट लास्ट में हमने कर दिया क्लोज। और फ्रेम सेट को जितने कॉलम या रो में डिवाइड करना है आप यहाँ पे लिखेंगे। कॉल्स मुझे 3 में डिवाइड करना है, 30, 40 एंड 30। इसको मैं ओपन करके बता रही हूँ। तो मतलब 1, 2 और 3, इस 3 सेक्शन में ये डिवाइड हुआ है, तो इसलिए 30, 40 और 30 हो गए। तो ये 30 है, ये 30 है, ये 40 का सेक्शन है। अब इस वाले सेक्शन को भी हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। वो हम कैसे करते हैं कि जब भी आप इसको फ्रेम सेट को आप डिवाइड करते हो तो उस हर एक सेट का एक नेम देना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रेम नेम, पहला नाम दिया A, और दूसरा नाम दिया B, और तीसरा नाम दिया B2, B1 एंड B2, और इसके बाद हमारा C है। तो मतलब A, B और C है, बट B को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो B वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम अगेन फ्रेम सेट लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं 50, 50, और उसके बाद हम फ्रेम सेट को क्लोज कर रहे हैं। यानी कि A अलग है, C अलग है, बट B में हमने अलग से फ्रेम सेट कर दिया, और उसको 2 हमने फ्रेम नेम का नाम दिया है, B1 एंड B2। तो इसलिए ये A है, ये C है और ये B है, और B को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, B1 एंड B2, ये शो कर रहा है। अब ये फ्रेम सेट है क्या कि हमने पेज को अलग अलग सेक्शन में तो डिवाइड किया, बस इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम एक पेज दे सकते हैं, इनमें पेज दे सकते हैं, इनमें पेजेस दे सकते हैं। तो पेजेस कैसे देंगे? हम सोर्स में देंगे। अब इस सोर्स के अंदर आप कोई भी सोर्स दे दो। जैसे ये जो सोर्स है मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे जो सोर्स है इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई सोर्स का नाम दे दो। जैसे अब आपका इतनी सारी फाइल बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ first.html। तो जो फर्स्ट वाली फाइल है वो आपकी कहाँ खुल जाएगी? इसके अंदर, फर्स्ट फ्रेम के अंदर, ये देखो, ठीक है। अब सी के अंदर मुझे कुछ ओपन करना है, तो सी के अंदर मैं ओपन कर देती हूँ ये जो हाइपरलिंक्स वाली फाइल है ना, जो लिंक्स की फाइल है, उसको हम इसमें ओपन कर देते हैं। तो हम कर देते हैं links.html, ठीक है। इसको करा, यहाँ पे चेक करा, तो देखो ये हाइपरलिंक वाली फाइल यहाँ ओपन हो गई। अब इसमें देखिए मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो फाइल ओपन हो रही है, हाइपरलिंक जो हमने दिया है, ये इसी जगह पे ओपन हो रहा है ना। अब मैं चाहती हूँ ये जो इमेज ओपन हो रही है यहाँ पर, ये इमेज इस वाले सेक्शन में ओपन हो, इस वाले के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे कि वो उसके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। अच्छा, बाकी सबको प्रॉपर आ रहा है, ओके ठीक है। अब सबको क्लियर आ रही है ना? ओके ओके, चलिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो हाइपरलिंक्स है, जैसे हाइपरलिंक वाली फाइल को हमने इस फ्रेम के अंदर सेट कर दिया, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है इसी फ्रेम के अंदर। जैसे हाइपरलिंक्स काम कर रहे हैं ऐसे ही काम कर रहे हैं। बट अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसके जितने भी इमेजेस हैं ना, वो इमेजेस इस वाले फ्रेम में शो हो जाए, इस फ्रेम में ओपन हो, मैं क्लिक यहाँ करूँ बट ओपन यहाँ हो जाए। जैसे कि शॉपिंग साइट्स में होता है कि साइड में आपकी लिंक दे रखे हैं, आप लिंक को क्लिक करते हो तो बीच के सेक्शन में आपका उसका आउटपुट शो करता है। तो हम ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे कि जो इमेज में जो हम टारगेट दे रहे थे ना, उस टारगेट में हम इस फ्रेम का नाम दे दें। तो हमारे इस फ्रेम का नाम क्या है? B1। मुझे B1 में ओपन करना है। तो ये जो लिंक्स वाली फाइल है, इमेज वाली फाइल है, इसमें जो टारगेट दे रखा है, इस टारगेट को मैं उसमें कर देती हूँ, टारगेट का नाम मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली 2 फाइल्स है ना, 2 हाइपरलिंक्स है, उसमें मैं टारगेट क्या कर दूँ, इसमें मैं टारगेट का नाम दे देती हूँ इस फ्रेम का नाम B1। तो यहाँ पे हम टारगेट में कर देते हैं B1,
और इसमें जो टारगेट दे रखा है वहाँ पे भी हम कर देते हैं B1। तो अब ये जो इमेज है ना ये वहाँ ओपन होगी। कैसे देखते हैं, रिफ्रेश, और रिफ्रेश कर, क्योंकि फर्स्ट 2 में मैंने टारगेट नहीं बदला, मैंने थर्ड में बदला है, तो देखो थर्ड वाला यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, और फोर्थ का वो भी यहाँ ओपन। इसी तरह से ये जो पेज 1 और पेज 2 है इसको आप चाहते हो नीचे वाले में ओपन हो जाए, तो उसमें आप क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे टारगेट जो है उसको देना है B1, टारगेट B2 सेकेंड वाला। तो आप देखिए ये वाली इमेज यहाँ ओपन हो गई, इस पेज को करेंगे तो वो यहाँ ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसे आप जो भी हाइपरलिंक्स आप बना रहे हो फ्रेम के अलग अलग सेक्शन में उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्लियर है। ओके, तो ये होता है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट में हम एक पेज को अलग अलग फ्रेम्स में बदलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है आई फ्रेम। अब ये आई फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आई फ्रेम का यू कैन डिफाइन एन इनलाइन फ्रेम विद द HTML टैग। द आई फ्रेम टैग इज नॉट somehow related to frame set tag. Instead, it can appear anywhere in your document. The iframe tag defines the rectangular region with document in which the browser can display a separate document, include the scroll bars and borders. तो आई फ्रेम क्या होता है, जैसे अभी हमने फ्रेम का एग्जांपल किया तो इसने पूरे पेज को ही फ्रेम्स में बदल दिया, बट आई फ्रेम में हम पूरे पेज के अंदर एक छोटा सा सेक्शन आई फ्रेम का बना सकते हैं। तो आई फ्रेम को देख लेते हैं। तो देखिए ये आई फ्रेम है, आई फ्रेम का मैं आपको, तो आई फ्रेम जो हम बनाते हैं वो सिर्फ ये होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर हमने दिया विड्थ, हाइट, यानी कि फ्रेम आपको कितना चाहिए। पहले इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये इसका आउटपुट है, मतलब हमने पहले हेडिंग दिया, ये आई फ्रेम का सेक्शन है। अब यहाँ पे हमने फेसबुक का एग्जांपल दिया था, जो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई PDF ओपन कर सकते हैं और किसी भी सोर्स को, जैसे हम पेज के अंदर पेज जो होता है जैसे PDFs होती हैं या फिर आपका कोई और डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसका सोर्स आप यहाँ पे देंगे। तो मैं एक एग्जांपल, एक काम करती हूँ कि डाउनलोड्स में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ ओपन करना चाहती हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट मान लीजिए IoT, मेरा एक एग्जाम्पल IoT का है, तो मैंने AI का एक बना रखा है, तो इसको मैं ले लेती हूँ, या छोटा सा नाम लेते हैं, चलिए लैन नाम का जो है, इसको मैं कॉपी करके अपने सारे जो सोर्स हैं वो आपको एक ही जगह रखने हैं, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते, आप इसको एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो मैं एक फ़ोल्डर बना देती हूँ और जिसमें मैं PDF नाम से फ़ोल्डर बना देती हूँ, PDF फाइल नाम से, ओके। और ये जो PDF है वो मैं इस वाले फ़ोल्डर के अंदर रख देती हूँ, यानी कि इमेजेस का अलग फ़ोल्डर बन गया, PDFs का अलग फ़ोल्डर बन गया। तो अब इस वाली फ़ाइल को मुझे ओपन करना है, तो इसी का ही पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे PDF फाइल्स ये फ़ोल्डर है और उसके अंदर फाइल का नाम क्या है, lan.pdf। तो हम यहाँ पे लिखेंगे lan.pdf, सेव, और सेव करके हम इसको यहाँ रिफ्रेश। तो ये देखिए जो हमारी वो PDF थी वो फाइल यहाँ ओपन हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक सेक्शन बना दिया, पूरा पेज है, पेज के अंदर एक अलग सेक्शन बना दिया, जिस सेक्शन के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको देना क्या है, आई फ्रेम का पाथ देना है, मतलब आई फ्रेम लिखना है और उसके बाद SRC, और आई फ्रेम को क्लोज करेंगे। इसके बीच में आपको कुछ नहीं देना। और इसके अंदर आप यहाँ पे हाइट और विड्थ दे सकते हैं कि कितना बड़ा आपको ये फ्रेम शो करना है। अगर आपको 350 करना है, जैसे मैंने 350 कर दिया, तो यहाँ पे 350, और देखो और बड़ा ये बन गया। तो ऐसे आप आई फ्रेम देंगे। बिल्कुल, जितना आपका डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये अपने आप ही स्क्रॉल इसमें आ जाएगा। अगर आपका विड्थ वाइज बड़ा होगा तो यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, हाइट बड़ी है तो देखो स्क्रॉल आ गया इसमें। वो ऑटोमेटिक आई फ्रेम अपने आप एडजस्ट करता है। वो वाला स्क्रॉल नहीं, वो स्क्रॉल अगर आपको करना, अगर ऐसा स्क्रॉल आपको करना है तो फिर आपको इसको मार्क टैग के अंदर लगाना पड़ेगा, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, जैसे कि सप्लाई, जैसे मान लो आप इसको वैसे स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मार्क क्यू यूज़ करिए, ठीक है, और आई फ्रेम जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप मार्क क्यू यूज़ करिए, क्लोज करिए, ठीक है। क्लोज करने के बाद जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट शो नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए टाइम चाहिए, और ये अगर मूव होता रहेगा तो लोड नहीं होगा। ऐसा ही कुछ कह रहे थे आप। तो वो तो मार्क क्यू आप कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ये मार्क क्यू बताया, ऐसा वाला आप कर सकते हो, इसको कर सकते हो। हाँ वो कर सकते हो। फिर आप लिस्ट के अंदर हाइपरलिंक्स भी लगा सकते हो, जैसे, हाँ, तो इसमें आपको सारे टैग्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इस टैग को कैसे जोड़ेंगे कि यहाँ पे आपको मार्क क्यू नहीं लगाना, आप हाइपरलिंक्स यूज़ करेंगे उसमें, जैसे इंफॉर्मेशन जो चलती रहती है और उसके बाद उसमें आपको लिंक्स लगाने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा मार्क क्यू, मार्क क्यू क्लोज, और मार्क क्यू के अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, जैसे कि हमने एक इंफॉर्मेशन दे दी, मान लो रिज़ल्ट आउट, एक रिज़ल्ट नाम से एक इंफॉर्मेशन दी है, और इस रिज़ल्ट में आप हाइपरलिंक लगा लो, तो एच रेफरेंस, और यहाँ पे ए को क्लोज, ठीक है। देन BR, सेकेंड आप देना चाहते हो कि मान लो PDF आप शो करना चाहते हो, तो HREF, और यहाँ पे हम दे देते हैं लैंड नाम का PDF दे देते हैं कि लैंड PDF आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। जब आप इसको करके जब आप रिफ्रेश करते हो तो ऐसे जैसे दो चीज़ें चलती जा रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबा चीज़ें स्कैन, अब आप यहाँ पे पाथ दे दो, बस इसका जो पाथ आप दोगे वो इस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए रिज़ल्ट का अगर हम देते हैं तो रिज़ल्ट अभी तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं कोई भी डेटा। मान लो ऐसा कोई PDF फाइल ही है, मैं दोनों में सेम ही PDF लगा देती हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिज़ल्ट नाम का कोई PDF नहीं है, तो जो यहाँ पे हमने ये पाथ लिया है मैं इसी को ही इसमें ओपन कर लेती हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। दोनों में मैंने सेम पाथ दिया है, तो दोनों पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ही चीज़ ओपन होगी। आप यहाँ पे पाथ मतलब चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो क्लिक करते ही देखो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ओके।
और जैसे ही आप नीचे वाले पे क्लिक करते हो तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। दोनों में सेम दे रखा था तो सेम डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। इसी तरह से आप अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के अलग अलग हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये अलग अभी तो इसी टैब में खुल रहा है, सेम टैब में, क्योंकि यहाँ पे हमने टारगेट अप्लाई नहीं किया। आप अलग टैब भी दे सकते हो, यहाँ पे आप टारगेट अप्लाई कर दो, टारगेट दे के आप अलग टैब में ओपन कर सकते हो। चलिए, फ्रेम्स एंड आई फ्रेम के बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स की। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपने वर्कशॉप लेने के लिए जो फॉर्म आपने फिल किया था, वो फॉर्म कैसे बनाया हुआ था, उस फॉर्म की डिज़ाइनिंग कैसे की थी, तो ये हम फॉर्म HTML के थ्रू से बनाते हैं। तो फॉर्म हमारा क्या होता है कि कंट्रोल सच एज टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स और मेन्यूज और HTML form facilitate the user to enter the data that is to be sent to the server for processing such as name, email address, password, phone numbers। तो ये हम क्या बना सकते हैं, ऐसे हम फॉर्म बना सकते हैं जिसमें हमारे पास सारी की सारी फील्ड्स हो, नेम है, पासवर्ड है। तो ये हम फॉर्म कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये होता है हमारा HTML फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में समझा सकती हूँ। ये जो हमारा फॉर्म बना है, ये बिल्कुल सेंटर पे बना है और फॉर्म का हमने कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है। आप यहाँ पे हमने नेम दिया और नेम के बाद ये एक नेम का सेक्शन है, यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने नेम दिया। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड भी इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं, ये एड्रेस का है। मल्टीपल लाइन्स आप इसके अंदर दे सकते हो। आप जितनी लाइन्स देना चाहते हो उतनी लाइन दे दीजिए। इसमें ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल आ जाता है। एक कलर चूज़र होता है कि कहीं पे अगर आपको कलर चूज़ करने के लिए ऑप्शन आता है तो ये कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, कलर चूज़र है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है तो ये आपका कैलेंडर शो कर देता है। ठीक है, यहाँ से आप कोई से भी ईयर का आप ले सकते हो। तो ये लिया, ये लिया, कोई सा भी आप डेट यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक है, डेट आ जाती है। यहाँ पे सर्च है, सर्च में जैसे मैंने पिक्चर लिया तो सर्च का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अगर फाइल ओपन करनी है तो अपलोड करनी है तो फाइल आ जाएगी, जिसमें आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाता है कि चूज़ फाइल। आप यहाँ से जो भी फाइल आप चूज़ करेंगे, ठीक है, वो फाइल का नाम यहाँ पे शो कर देगा। ऐसे आप फाइल अपलोड करने के लिए होता है। कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। देन सबमिट बटन होता है, रीसेट बटन होता है। ठीक है, सबमिट बटन पे ये सारा डेटा सबमिट हो जाएगा और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो सारा बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला आ जाएगा। तो ये हम फॉर्म कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो इसमें फॉर्म जो एक पर्टिकुलर मतलब ये नाम अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये हमने टेबल का यूज़ करके बनाया है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल दिखेगा कि हमने एक टेबल दिया, टेबल में बैकग्राउंड कलर दे दिया, उसकी हाइट दे दी, उसका अलाइनमेंट दे दिया, हाइट विड्थ सेट कर दी और टेबल का बॉर्डर 0 कर दिया। यानी कि टेबल की कोई इसमें कोई आउटलाइन नहीं है, इसलिए बॉर्डर दोगे तो आउटलाइन आ जाएगी। फिर आता है फॉर्म, ये रहा। अब फॉर्म एक्शन में हमने एक नाम दे दिया और मेथड हमने कर दिया पोस्ट। अब फॉर्म हम देंगे, फॉर्म के अंदर हमारा क्या होता है कि फॉर्म स्टार्ट करा और यहाँ पे हमने फॉर्म को क्लोज कर दिया लास्ट में। ठीक है, टेबल उससे पहले स्टार्ट हुई थे तो टेबल हमने बाद में क्लोज करी। अब इसके अंदर जो भी हम इनपुट देते हैं वो इस तरह से आता है कि हमने नेम दिया और फॉर्म में बेसिकली हमें देना होता है इनपुट टाइप। जैसे मुझे नेम देना है तो नेम में हमारा क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये टेक्स्ट टाइप का डेटा लेगा और जब भी हम कोई इनपुट टाइप देते हैं जिससे कि ये बन रहा है, ये इनपुट टाइप से ये वाला बन रहा है,
तो हम इसका क्या करते हैं, इसका एक नेम देंगे। ये एक लॉजिकल नेम होता है, इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, T1 T2 कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, लॉजिकल नेम होता है ये इसका। उसके बाद हमने दिया साइज़। साइज़ मतलब ये बता रहा है कि इसमें कितना डेटा आएगा, कितने करेक्टर आ जाएंगे। 20 साइज़ दिया, अगर आप इसको 40 कर देंगे तो यहाँ देखो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बढ़ गया, तो यहाँ पे साइज़ दे सकते हो आप अपनी तरफ से। मैक्स लेंथ होता है कि 20 मैक्स लेंथ है, मैक्सिमम इतने करेक्टर आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप नेम एंटर कराते हो कुछ भी, तो देखो 20 के बाद रुक गया और नहीं जाएगा। देन वैल्यू, वैल्यू यानी कि इसका इसमें जो नेम शो कर रहा है वो वैल्यू से शो कर रहा है। वैल्यू में अगर आप कुछ और दे देंगे और फिर इसको चेक करेंगे तो देखो नेम के साथ वो आ जाएगा, यानी कि जो शो होना है इस पर वो वैल्यू से शो होता है। सेकेंड इसमें आता है पासवर्ड। पासवर्ड है तो पासवर्ड को हम लिखने के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप में हमारा क्या है, पासवर्ड। और पासवर्ड में क्या देना है, मैक्स लेंथ यानी कि मैक्सिमम कितना डिजिट आना चाहिए 32, और मिनिमम कितना होना चाहिए पासवर्ड 8। अगर इससे कम होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम 32 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। पासवर्ड दीजिए, अब इसके बाद रुक जाइए, तो मैक्सिमम 32 है। तीसरा जो एड्रेस हो रहा है वो हमने लिखा एड्रेस, और यहाँ पे हमारा जो एड्रेस होता है वो टेक्स्ट एरिया से एड्रेस होता है। टेक्स्ट एरिया जो हम बनाते हैं इसको, ये ओपन टैग है और टेक्स्ट एरिया हमने क्लोज कर दिया। टेक्स्ट एरिया को हमें कितना बड़ा बनाना है वो हम रो एंड कॉल से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने 5 रोज दे दी तो 15 रो आ जाएगा, कॉल्स हमने 30 कर दी, तो 15/30 का है ये। तो आप इसको 15/50 कर दो, तो अब देखो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 15 रो हो गई और 50 इसका कॉलम हो गया। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा यहाँ पे लिखा है हमने। फिर उसके बाद जो कलर चूज़र है, जो हम कलर दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे उसका नाम दे दिया, वो जी यहाँ पे शो हो रही है कलर चूज़र। और यहाँ पे जो इनपुट टाइप देंगे, इनपुट टाइप में हम देंगे कलर, ठीक है। और इसमें डिफ़ॉल्ट कलर क्या आएगा वो हमने यहाँ पे दे दिया। ये एफ क्या है, 6 बार जो हमने एफ दिया है, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल वैल्यू है कलर की। तो हैश के साथ हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो हेक्साडेसिमल में ये बताता है। यहाँ पे नेम हो गया कलर, एक लॉजिकल नेम है ये। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ देना है तो इनपुट टाइप में आपको क्या लिखना है, डेट, और नेम में आता है DOT, ठीक है। ये लॉजिकल नेम हो गया, तो ये डेट शो कर रहा है। इसी तरह सर्च करने के लिए क्या होता है, इनपुट टाइप में सर्च, जो डेट आ रहा है वो इससे आ रहा है इनपुट टाइप डेट से, और सर्च जो हमारा इसमें आ रहा है। और ये सर्च क्या होगा, जो भी आप इसमें वैल्यू देंगे जब हम सबमिट करते हैं तब सर्च करेगा ये, इस बटन पे क्लिक करने के बाद। इसी तरह से आपको फाइल अपलोड करनी है, जैसे CV अपलोड करना है तो इनपुट टाइप में हम लिखते हैं फाइल। कॉन्टैक्ट नंबर, अब कॉन्टैक्ट नंबर हमारा किस टाइप का होना चाहिए कि हमारा 10 डिजिट होना चाहिए और उसके अंदर से नंबर आने चाहिए, उसके अंदर करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनपुट टाइप में आप लिखेंगे टेल का मतलब टेलीफोन नंबर, ठीक है। और इसके अंदर हम एक पैटर्न नाम का हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। इस पैटर्न का नंबर क्या है कि इसका पैटर्न क्या होगा, डेटा जाएगा कैसे। तो पैटर्न में हमने लिखा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं 0 to 9, यानी कि हमारे पास इसमें क्या आना चाहिए 0 to 9, और पहले सेक्शन में 3 नंबर, फिर 0 to 9, फिर 2 नंबर, फिर 0 to 9 और फिर 3 नंबर। तो मतलब 3 to 3 का है, जो प्लेस होल्डर में हमने इसको एक एग्जाम्पल में बता भी रखा है कि ऐसा ये जो नंबर है वो ऐसा इनपुट होना चाहिए। और इसमें सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, अगर आप इसमें कोई करेक्टर एंटर कराओगे तो ये एरर देगा, मतलब जब आप सबमिट करोगे तो उस टाइम पे एरर देगा। और यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा रिक्वायर्ड का मतलब है कंपलसरी है, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर खाली छोड़ दोगे तो ये सबमिट नहीं करेगा। इसके बाद हम लिखते हैं इनपुट टाइप में सबमिट क्या है, इट्स अ बटन। एक सबमिट बटन होता है और एक रीसेट बटन होता है। तो रीसेट बटन से फॉर्म पूरा ब्लैंक हो जाता है, सबमिट बटन से फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। फिर इसी में ही अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, मैंने एग्जांपल में बताया था कि इनपुट टाइप इमेज हो गया,
ठीक है, नेम इमेज और इसमें सोर्स दोगे। तो जो भी सोर्स आप दे रहे हो वो सोर्स वहाँ पे एज अ इमेज इनपुट होगा ये, ठीक है। इनपुट टाइप मतलब ये क्या है कि ये बेसिकली हमारा एक इमेज एंटर करने मतलब इमेज इंसर्ट करने के लिए हमने रखा है। और इसमें अब क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने सबमिट करा, तो सबमिट करते ही देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर में बता रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर में हमने यहाँ पे क्या रखा था, रिक्वायर्ड, ये रखा था रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब है ये कंपलसरी है फिल करना। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज ने आपको एक नोटिफाई कर दिया। टेक्स्ट का वैल्यू मैं बताती हूँ आपको कैसे पता लगेगी। जैसे आपने ये चूज़ कलर दिया ना, यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पे इसमें ये देखो यहाँ पे भी एक हेक्स वैल्यू आ जाती है। तो जो भी आप कलर दे रहे हो उस कलर की हेक्स वैल्यू यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेक्स वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन में चाहिए और यहाँ पे आप लिखिए कलर पिकर। जैसे ही आप कलर पिकर आप लेते हैं तो ये एक ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन कलर पिकर, जिसके अंदर इस तरह से आपको शो करता है। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो कलर आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड में जो कलर दिख रहा है ये कलर दिख रहा है, और यहाँ पे इसकी ये हेक्स वैल्यू यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री भी दिखा रहा है कि इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। जैसे बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर होता है हमेशा ऑपोजिट कलर होने चाहिए, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी ये हेक्स कोड दिखा रहा है। तो आपका ऑनलाइन जो कलर कोड होता है वहाँ पे आपका हेक्स कोड, RGB, HSL ये सब दिखाता है। अभी इनका यूज़ भी करेंगे, इनका यूज़ मैं CSS में बताऊँगी कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने फॉर्म अभी बना के दिया है यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा RGB, HSL, हेक्स वैल्यू। यहाँ से भी आप कलर ले सकते हो, जो कलर लोगे अपने आप नीचे वैल्यू बदलती जा रही है, देखो। चलिए, तो इसके अलावा मैं अब HTML ख़त्म हो गया, अब CSS है। लेकिन CSS से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, एक एग्जांपल और, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑडियो वीडियो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको अपने वेब पेज में वीडियो ऐड करनी है, तो वीडियो कैसे ऐड करेंगे। ऑडियो वीडियो ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, पहले मैं आउटपुट शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने वीडियो ऐड की हुई है और ये एक मैंने ऑडियो ऐड किया हुआ है। तो ये मैं आपको सुना देती हूँ, आवाज़ आए तो आप मुझे बताना। शो हो रही, आवाज़ सुनाई दे रही थी, सबको ऑडिबल है। हाँ, और ये वीडियो देखिए, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। ये HTML की ही क्लास है। ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली मेरी क्लास की ही है, मैंने अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग की थी, तो उसी की ही रिकॉर्डिंग डाली हुई है।
अब ये रिकॉर्डिंग आप डाल कैसे सकते हो, जैसे अगर कोई वीडियो आपको पोस्ट करनी है, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ऑडियो आपको डालना है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये एक्चुअली HTML5 में ऑप्शन आता है। तो बॉडी टैग के अंदर आपको लिखना है ऑडियो कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स लेंगे और ऑडियो को क्लोज करेंगे, और इसके अंदर सोर्स SRC लिखेंगे और यहाँ पे उस ऑडियो फाइल का पाथ देंगे, और यहाँ पे आपको टाइप में लिखना है audio/MPEG, MP3 है तो MPEG आपको लिखना है, जो टाइप होगा वो टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वीडियो एंटर करना है, वीडियो अगर लगानी है तो वीडियो लिखेंगे और फिर लिखेंगे कंट्रोल्स, वीडियो कंट्रोल्स, और वीडियो कितने स्पेस में दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे उसकी हाइट पे सेट कर देंगे, हाइट दिया, विड्थ दिया, प्री लोड ट्रू, यानी कि पहले से लोड हो जाएगा तो प्री लोड आप दे देते हो ट्रू, और यहाँ पे सोर्स SRC, और यहाँ पे वीडियो का जो नेम है, जो वीडियो है वो आप यहाँ पे वही पाथ के थ्रू से आप देते हैं, जैसे कि इमेज और हाइपरलिंक्स का दे देते हैं। देन यहाँ पे आप टाइप दोगे, टाइप में आपको देना है video/MP4 और वीडियो टैग क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऑडियो वीडियो भी सेट कर सकते हैं। नहीं, सबलाइन में भी आप कर सकते हो। HTML5 का मतलब है कि HTML में ना अलग अलग वर्जन है, HTML5 इज़ द लेटेस्ट, जिसके अंदर अलग से ऑडियो वीडियो है। तो नेट अगर आपका कनेक्टेड है तो ये ले लेगा, वैसे ऐसी कोई इशू नहीं है, ये ले लेगा इसमें। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब या तो जो लाइब्रेरीज आपके सिस्टम पे है हो सकता है वो लो की हो, इस वजह से वो नहीं चलता, बाकी ये वाला कोड जो है आपका चल जाएगा। मतलब ये मैं आपको इसलिए HTML5 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये HTML5 में ही ऑप्शन था। HTML पहले के जो वर्जन्स थे उसमें ऑडियो वीडियो ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई टैग्स नहीं थे। ओके, राइट, बिल्कुल। मैं हाँ, बिल्कुल। फ़ॉन्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं, फ़ॉन्ट मैं बता देती हूँ। अगर आपको फ़ॉन्ट बदलना है तो मैं इसी में ही बता देती हूँ। यस, बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। तो फ़ॉन्ट, अगर फ़ॉन्ट देना है, कलर देना है, स्टाइल देना है, तो उसको देने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ से भी आपको स्टाइल देना है तो वहाँ से आपको फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट स्टार्ट करना है और जहाँ तक देना है, जैसे इस पूरे पैराग्राफ में मैं ये देना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे लास्ट में क्या करना है, फ़ॉन्ट को क्लोज करना है। फ़ॉन्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आता है कलर, जैसे आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने इसको रेड कलर में दिया, इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये पहला वाला टेक्स्ट जो है रेड कलर में हो गया। इसी तरह से इसका साइज़ बदलना चाहते हैं तो साइज़ में आप यहाँ पे 4, 5 ये हमारा साइज़ आता है, ठीक है। तो आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना इसका साइज़ बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है इसमें फेस। फेस का मतलब है आप इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, जैसे मुझे सिंबल फॉन्ट में चाहिए तो मैंने एक सिंबल फॉन्ट दिया है और इसको करा तो देखो इसका फॉन्ट बदल दिया सिंबलिंग। अब ये सिंबल है या क्या है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप कहीं भी जाइए, यहाँ पे जब आपको जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट में ही हैं तो पावर पॉइंट में फॉन्ट नाम का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप फॉन्ट बदल सकते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे जो भी ये फॉन्ट है इस फॉन्ट का नाम आप लिख दीजिए, जैसे पहला नाम क्या है, एरियल। अगर आपको एरियल में बदलना है तो यहाँ पे आप सिंबल की जगह लिख दीजिए एरियल। तो एरियल लिखेंगे तो यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एरियल में इसका फॉन्ट बदल गया। तो फॉन्ट का नाम आप दोगे वो नाम इसमें आ जाएगा। इस हाँ बिल्कुल, हिंदी का फॉन्ट लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर आपका यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है हिंदी का फॉन्ट तो वो फॉन्ट लिखेंगे उस फॉन्ट में आ जाएगा। लेकिन फिर कीबोर्ड से जो आप लिख रहे हैं वो भी उस हिंदी फॉन्ट में ही होना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉन्ट आपके सिस्टम पे होने चाहिए तभी वो फॉर्म शो करे, मतलब वो फॉन्ट शो करेगा। ये फॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फॉन्ट अपने आप ले रहा है, इसके अलावा अगर आपके सिस्टम पे फॉन्ट अवेलेबल है तो वो शो कर देगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा हाँ, पेज के सामने लिखना है, बिल्कुल। पेज जो है इसका एट्रीब्यूट है, उसमें आपको फॉन्ट का नाम लिखना है।
नेक्स्ट इसमें अगर आपको बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड करने के लिए क्या होता है, बी टैग होता है। तो आप यहाँ से बी करेंगे और जहाँ तक भी आपको बोल्ड करना है वहाँ पे आप बी को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये देखिए इतना बोल्ड हो गया ये वाला। इसी तरह आई टैग होता है इटैलिक के लिए, यू टैग होता है अंडरलाइन के लिए। तो इसके बाद ही नेक्स्ट मैं आई कर देती हूँ स्टार्ट और एक लाइन बाद में आई को क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इटैलिक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, देन यू क्लोज। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन हो गया। आप तीनों को एक साथ दे सकते हैं, आई बी और यू एक साथ टैग लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए अगर आपको करना है तो सिंपल पहले आप बी टैग स्टार्ट करेंगे, फिर आई टैग स्टार्ट करेंगे, फिर यू टैग स्टार्ट करेंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप आई को पहले कर रहे हैं यू को पहले कर दीजिए, कैसे भी। लेकिन क्लोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है, यू पहले क्लोज होगा, आई पहले क्लोज होगा, देन बी क्लोज होगा। जिस ऑर्डर में ओपन करा उसके रिवर्स ऑर्डर में क्लोज होगा। तो इस लाइन में आपका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों है। ओके, इतना क्लियर है आपको? अब हमने अभी तक जो अभी हमने पढ़ा है वो हमने HTML पढ़ा है। HTML का मतलब होता है बेसिक्स। आप एक वेब पेज बनाना आपको पता चल गया है कि वेब पेज हम कैसे बनाएंगे, वेब पेज के अंदर हम क्या कलर स्टाइल देंगे और कैसे हम इसके अंदर फॉर्म्स बनाते हैं, कैसे फ्रेम्स बनाते हैं और लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। मतलब आपने मिनिमम चीज़ें सीख ली हैं जो एक वेब पेज के अंदर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा CSS स्टार्ट होगा, इस CSS के अंदर हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे, पेज की डिज़ाइनिंग। अभी तो सिर्फ हमने पेज में सिर्फ पैराग्राफ्स अप्लाई करने सीखे, फॉन्ट अप्लाई करना मतलब फ्रेम्स अप्लाई करना सीखा। अब इसके अंदर जो हमें एक्स्ट्रा डिज़ाइन देना है वो हम कैसे करेंगे वो अभी CSS में देखेंगे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और रह गई है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी तक मैंने बॉडी के अंदर कलर नहीं दिया। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पेज है, इस पेज में मार्क्यों में तो कलर आ गया लेकिन पेज पे कलर नहीं आया, या जो ये फर्स्ट है इसके पेज पे कलर नहीं आया। तो पेज के बैकग्राउंड पे हम कलर कैसे देते हैं वो मैं बता देती हूँ। ये जो फर्स्ट है, यहाँ जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर आपको एट्रीब्यूट देना है बीजी कलर। और बीजी कलर से जो कलर आपको सही लगता है वो कलर आप इसमें दे सकते हैं। तो आप कलर पिकर से भी कलर ले सकते हैं, यहाँ से भी, जैसे जो भी आपको कलर देना है आप ये हेक्स कलर भी दे सकते हो और कलर का नाम भी दे सकते हो। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर देना है तो यहाँ पे हम ये हेक्स कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम यहाँ बीजी कलर में यहाँ दे देते हैं। कॉपी हुआ हेक्स कलर, शायद कॉपी नहीं हो रहा है। तो अगर वैसे को आप यहाँ से ले लेते हैं कलर की तरफ से। क्या मुझे वाला कलर है, अब सेव करके फिर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पेज का बैकग्राउंड बदल गया। तो इस तरह से पेज के बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, जैसे इमेजेस होती हैं कहीं, तो उसको देने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ आती है, या तो कलर आता है या तो बैकग्राउंड इमेज आती है। तो इमेज अगर आप देंगे तो यहाँ इमेजेस से मान लीजिए मैं ये वाला दे देती हूँ g.png। तो आपको वही लिखना है images/d.png। सेव करिए और यहाँ आउटपुट में अब देखिए कलर बाद में दे रखा है तो कलर आ रहा है, तो आपको ये बीजी कलर हटाना पड़ेगा।
लीजिए। ये देखिए, तो बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई। और अगर आप कलर भी साथ साथ दे देते हैं, जो अभी हमने दे भी रखा था, तो इमेज की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इमेज इसने पहले ले लिया। ठीक है, कलर भी देंगे तो कलर नहीं लेगा, पहले इमेज देगा। अब ये इमेज जो है ज़्यादा दिख रहा है, बट टेक्स्ट हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो उसका रीज़न ये है कि जो वेब पेज पे जो बैकग्राउंड पे इमेजेस भी लगाई जाती हैं, तो वो पहले एडिटेड होती हैं। फ़ोटोशॉप वगैरह किसी भी फ़ोटो एडिटर से हम उसको एडिट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इमेजेस हमें बनानी पड़ती है, उसके बाद ही हम वेब पेज पे उसको लगाते हैं। ओके, आई होप आपको सबको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए।